इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ के अंदर आप लोगों ने पहले पढ़ा कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक्स क्या होता है। देन आप लोगों ने ई नोट सेल को निकालना सीखा एंड उसके बाद आपने पढ़ी नट्स इक्वेशन, जिसकी हेल्प से आप लोग अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं भी है तब भी आप किसी भी सेल के लिए ई सेल को निकाल सकते हो। देन आप लोगों ने पढ़े कुछ अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स एंड उनको पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक एप्लीकेशन ऑफ ई सेल, यानी कि जो आपने ई सेल निकाला है उससे आप कौन कौन सी थर्मोडायनामिक एंटिटीज को निकाल सकते हो, उसके बारे में आज का लेक्चर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 13 of electrochemistry. I hope कि आपने स्टार्टिंग के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और सब कुछ आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओगे। अब अभी तक के लेक्चर्स के अंदर आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से किया था एंड देन आप लोगों ने निकाला था ई नोट सेल को। ई नोट सेल आपके पास बेसिकली होता है आपके उस सेल का वोल्टेज स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, लेकिन अगर आपके पास कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आप कैसे निकालते हो इस सेल को? आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ नट्स इक्वेशन। ये सारी चीज आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन आपके पास जो ई सेल निकला है उस ई सेल की हेल्प से आप क्या क्या चीजें और निकाल सकते हो, आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। और सबसे पहले निकालने वाले हम लोग कुछ थर्मोडायनामिक डेटा, जैसे कि आपके पास लेट से कोई भी एक सेल रिएक्शन हो रही है तो उस सेल रिएक्शन के लिए आपके पास डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एस क्या है, डेल्टा जी क्या है, उन सब चीजों की बात करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो, हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है थर्मोडायनामिक डेटा डिटर्मिनेशन, राइट। हम निकालने वाले डेल्टा जी को भी, डेल्टा एच को, डेल्टा एस को और डेल्टा सीपी को। ये सारी चीजें बेसिकली आप लोग पढ़ते हो थर्मो के अंदर। हम लोग थर्मो कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपने लेक्चर्स देख लिए होंगे सारे के सारे। थर्मो को प्लीज देखना, थर्मोडायनामिक्स की ही आपके पास एप्लीकेशन हो जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसका आज हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। आई होप कि आपने थर्मो का स्टार्टिंग का लेक्चर देख लिया है जहाँ पर मैंने बात की थी मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की। तो आज हम लोग मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर की भी बात करेंगे, उसकी हेल्प से ही हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को आज याद करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको पता है क्या पता है भैया आपको? दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस का डब्ल्यू टी। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपके पास जो यहाँ पर डब्ल्यू टी होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल वर्क डन। इसकी बात आप थर्मो के अंदर नहीं करते हो क्योंकि जनरली आपके पास वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पीवी वर्क है। लेकिन पीवी वर्क के अलावा भी आपके पास कुछ अलग अलग टाइप के वर्क हो सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक वर्क हो सकता है, सरफेस वर्क हो सकता है, इलेंगेशन वर्क हो सकता है। लेकिन थर्मो में आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ पीवी वर्क होता है। तो आप जनरली यहाँ पर क्या लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू को लिखकर चलते हो और डब्ल्यू के पास क्या होता है, पीवी वर्क होता है। लेकिन अगर आपके पास पीवी वर्क नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, कोई वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाली है भाई, सेल रिएक्शंस होंगी। आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, एक जगह से कहाँ दूसरे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर तो आपके पास वॉल्यूम में चेंज ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो क्या यहां पर कोई वर्क डन नहीं होता है। कौन सा होता है आपके पास? वो इलेक्ट्रिक वर्क होता है। तो बेसिकली आपके पास जो फर्स्ट लॉ है उसके अंदर जो आपके पास ये डब्ल्यू है, दिस कंसिस्ट ऑफ सारे टाइप ऑफ वर्क, चाहे वो आपके पास पीवी वर्क हो, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रिक वर्क हो, इलेंगेशन वर्क हो, सरफेस वर्क हो, ये सारे ही वर्क को अपने अंदर इंक्लूड करता है। टॉपिक मैं आपको थर्मो के अंदर भी सिखा चुका हूं। आई होप कि आपने लेक्चर्स देखे होंगे वो वाले, राइट। सारे के सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल कनेक्टेड ही हैं, तो आप उनको इस तरीके से ही देखा करो ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में भी जल्दी अच्छे से आने लग जाए। उसके बाद आपको पता है फ्रॉम मैथमेटिक डेफिनेशन ऑफ जी, आपके पास जी बेसिकली क्या होता है, एच माइनस टी एस। इसके बारे में बात कर चुके हैं थर्मो के अंदर। लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर ही आपके पास क्या निकला था, जी निकला था। इनिशियली आपके पास फर्स्ट लो से और सेकंड लो से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोटेंशियल होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज यू। लेकिन ये आपके ज्यादा काम का नहीं होता, इसीलिए आप लोग क्या करते हो, बाकी अदर पोटेंशियल्स को डिराइव करते हो। आप डिराइव करते हो वहां से एच को, आप डिराइव करते हो जी को, आप डिराइव करते हो ए को, राइट। और इन चारों के अंदर से आपके पास जो जी है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आपके पास जो ये जी है ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, जिसको आप लैब के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। इस चीज के ऊपर डिटेल में बात कर चुके हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर। आई होप कि आपने लेक्चर्स देखा होगा, तो मैं यहां पर बस उसका डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। सो फ्रॉम द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ जी, जी इज व्हाट, जी इज इक्वल टू एच माइनस का टी एस। अब आपके पास एच क्या होता है, एच आपके पास होता है यू प्लस का पीवी। तो मैंने क्या लिखा यहां पर, मैंने यहां पर लिख दिया एच को यू प्लस का पीवी, ये मैंने लिख दिया यहां पर एज इट इज। अब ये डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आए। मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपके पास जो ये WT है, दैट इज टोटल वर्क डन, इसके अंदर आपके पास कौन कौन से वर्क डन होते हैं और कैसे आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं यहां पर लेता हूं इनका कंप्लीट डिफरेंशियल, जैसे कि मैं यहां पर करने वाला हूं लेफ्ट साइड के अंदर भी और राइट साइड के अंदर भी करने वाला हूं, मैं इसका कंप्लीट डिफरेंशियल ले रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी DG, दिस विल बी DU, दिस विल बी व्हाट, D ऑफ PV एंड दिस विल बी व्हाट, D ऑफ TS, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको एक्सपेंड करूंगा, DG विल बी
व्हाट डी जी विल बी इक्वल टू डी वी। अब यहाँ पे मैं कैसे एक्सपेंड करने वाला हूँ भाई, एक बार एक को कर दो बाहर, यानी कि पी को कर दो बाहर डी वी, प्लस अब कर दो इसको बाहर तो क्या बन जाएगा वी डी पी, माइनस का सेम वो चीज़ यहाँ पर भी लग रही है, माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर अच्छे से अब एक्सपेंड कर दिया। अब उसके बाद आपको पता है फर्स्ट लॉ से, क्या पता है भाई आपको फर्स्ट लॉ से आपको पता है दैट योर डी क्यू इज व्हाट, दैट योर डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस का डब्ल्यू टी। दैट मीन्स योर डी यू विल बी व्हाट, योर डी यू विल बी डी क्यू प्लस डब्ल्यू टी। ध्यान रखना दिस इज व्हाट, दिस इज योर टोटल वर्क डन। तो मैं यहाँ पर अभी इस डी यू की वैल्यू को इधर पुट कर दूंगा। सो योर डी यू विल बी व्हाट, योर डी यू विल बी डी क्यू प्लस का डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी क्या है यहाँ पर, टोटल वर्क है। बाकी सब मैंने एज इट इज लिखा हुआ है ना, प्लस का पी डी वी है, प्लस का वी डी पी है, माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी, बाकी सब बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। उसके बाद आपको पता है फ्रॉम सेकंड लो दैट योर डी एस इज व्हाट, योर डी एस इज डी क्यू बाई टी। दैट मीन्स योर टी डी एस इज व्हाट, डी क्यू, यानी कि मैं डी क्यू की जगह के ऊपर टी डी एस को आराम से पुट कर सकता हूं। तो क्या बन जाएगा, दिस डी क्यू इज व्हाट, दिस डी क्यू इज टी डी एस, दिस इज एज इट इज डब्ल्यू टी प्लस का पीडीवी प्लस का वीडीपी माइनस का टीडीएस माइनस का एसडीटी। अब हुआ क्या इससे, आपसे यहाँ पर ये हुआ कि इस प्लस के टीडीएस से आपका जो माइनस का ये कट जाएगा, तो आपकी कुछ टर्म्स यहाँ पर कट रही है। तो अब क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया डब्ल्यूटी प्लस का पीडीवी प्लस का वीडीपी एंड माइनस का एसडीटी। अब आप लोग थर्मो के अंदर बोलते हो कि आपके पास जो गिब्स का फंक्शन है, नाउ व्हाट इज दिस जी, दिस जी इज ए पोटेंशियल और यू कैन से दिस इज ए एनर्जी टर्म विच एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर एंड डिपेंड्स ऑन योर प्रेशर। अगर मैं लेकर चलता हूँ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, दैट मीन्स मेरा डी भी जीरो, दैट मीन्स मेरा डीपी भी जीरो। तो मैं यहां पर इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर dt को भी जीरो करने वाला हूं और dp को भी जीरो करने वाला हूं। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा भाई, मेरे पास यहां से निकल जाएगा दैट माई dj इज इक्वल टू व्हाट, wt प्लस का pdv। अब मैं यहां पर इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं भाई मैं इसको, ये जो मेरा प्लस है इसको मैं लिख देता हूं यहां पर माइनस ऑफ माइनस, एक ही बात है राइट। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि माइनस pd आपके पास क्या होता है भाई, दिस इज योर वर्क डन। पीवी वर्क होता है आपके पास, ये आप पढ़ते कहां पर हो, थर्मो के अंदर पढ़ते हो। तो वर्क डन को मैं दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकता हूं। पहले मैं कैसे करूंगा, मैं बोल दूंगा कि आपका जो वर्क डन होता है दिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज व्हाट, वन इज योर मैकेनिकल एंड सेकंड इज व्हाट, सेकंड वन इज योर नॉन मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में कौन सा आने वाला है भाई, मैकेनिकल में आएगा आपका पीवी वर्क, और पीवी वर्क के अलावा आपके पास जितने भी वर्क डन होते हैं उन सबको मैं कहां लेकर जाऊंगा, उन सबको मैं लेकर जाने वाला हूं नॉन मैकेनिकल के अंदर। तो अगर मैं इस पीडीवी को मैकेनिकल वर्क बोल रहा हूं तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा भाई, दिस माइनस पीडीवी इज व्हाट, दिस माइनस पीडीवी इज डब्ल्यू मैकेनिकल। ये आपके पास यहां बच गया एज इट इज WT। तो अगर मैं WT को बोल रहा हूं W मैकेनिकल प्लस W नॉन मैकेनिकल, और मैं इसके अंदर से मैकेनिकल वाला माइनस कर रहा हूं, दैट मींस मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा DG इज इक्वल टू व्हाट, DG इज इक्वल टू W नॉन मैकेनिकल। और इस नॉन मैकेनिकल के अंदर आपके पास अलग अलग टाइप के वर्क डन हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वर्क, सरफेस वर्क और इलोंगेशन वर्क। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बात करते हो, आप बात करने वाले हो इलेक्ट्रिक वर्क की, यानी कि आपके पास जो DG है दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू W नॉन मैकेनिकल, यानी कि W इलेक्ट्रिक वर्क की आपके पास वो क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप कैसे निकालोगे इस W इलेक्ट्रिकल को, तो आप पढ़ते हो उसको फिजिक्स के अंदर कि आपके पास जब कोई भी चार्ज मूव करता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तो वहां पर कितना वर्क डन होता है, राइट। तो वो क्या होता है आपके पास, चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस, कितना चार्ज आपके पास फ्लो कर रहा है और वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर वो फ्लो कर रहा है। यहां पर बस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिफरेंस। तो कोई ना कोई वर्क हो रहा होगा, तो उसी वर्क को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, W इलेक्ट्रिकल बोल रहा हूं, राइट। तो आपके पास यहां पर WAT क्या हो जाएगा भाई, चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लेते हैं कि आपके पास क्या हो रहा है, यहां पर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कितना चार्ज हो गया भाई, n इनटू में f यहां पर क्या है भाई, फैराडे कांस्टेंट, और मैं यहां पर लेकर चलूंगा माइनस साइन भी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपके पास जो एनोड है जो कैथोड है उनके बीच में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी ई सेल। तो ये क्या बन गया आपके पास, ई सेल बन गया। तो आपके पास ऐसे निकल जाता है DG इज इक्वल टू माइनस का NFE। इसके बारे में काफी सारे लोगों को पहले से पता होगा दैट योर DG इज इक्वल टू माइनस का NFE है ना, DG नोट इज इक्वल टू माइनस NFE नोट। आई होप कि आपको समझ आया हो आज कि किस तरीके से आपके पास जो DG है वो आपके पास माइनस NFE सेल के बराबर होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर ई सेल। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड कंडीशन की तो क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी DG नोट इज इक्वल टू माइनस का NFE नोट सेल, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ छोटा चेंज यहां पर आएगा, अगर मैं लेकर चलूंगा यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन को, बस आपको यहां पर नोट से रिप्रेजेंट करना होता है अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन को। मैंने यहां पर वैसे तो लिखा भी हुआ है दैट एट स्टैंडर्ड कंडीशन DG नोट इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू माइनस NE नोट सेल। अब यहां पर माइनस NFE नोट सेल, अब यहां पर F क्या है, F इज फैराडे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हम सबको पता होती है, तो उसका हम यहां पर यूज कर लेंगे। इस इक्वेशन को आपने बहुत बार यूज किया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, बट आई होप कि आज आपने सब इसका डेरिवेशन देखा तो आपको ये समझ भी आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, अभी आपने क्या निकाला, अभी आपने निकाला सिर्फ और सिर्फ डेल्टा G, लेकिन
लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं निकालना, हमें निकालना है डेल्टा एस को भी, हमें निकालना है डेल्टा एच को भी, हमें निकालना है डेल्टा सीपी को भी। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट ईयर के अंदर, डेल्टा एस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, डेल्टा एच के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो वो अब आपसे बेसिकली ये चीजें पूछ रहा है, ये तो सबको पता होती है, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा सीपी। सब चीज निकालना बहुत ईजी है। अगर आपको डेल्टा जी आ गया तो बाकी चीजें भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। हम यहां पर यूज करने वाले हैं अपने मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर को, जो आपने पढ़ लिया है थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। सो फ्रॉम मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर आपके पास क्या होता है भाई, एक डब्बा होता है इस तरीके से, है ना, आप डब्बा बनाते हो SPVT सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड, यहाँ पास क्या होता है HGAU, इस तरीके से आप इसको लिख देते हो। और इस डब्बे की हेल्प के आप लोग अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हो। हम पढ़ते हैं इसको थर्मो के अंदर कि आप पास यहाँ पर क्या होती है, इसकी 4 एप्लीकेशंस होती हैं, एंड आउट ऑफ दीज 4 वन एप्लीकेशन इज व्हाट, वन एप्लीकेशन इज कि आप यहाँ से चेंज इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स को निकाल सकते हो। आप यहाँ से निकाल सकते हो अपने DG को भी, अपने DH को भी, DA को भी और DU को भी, लेकिन हमको सारे नहीं निकालने हैं अभी, हमें सिर्फ और सिर्फ इस DG से मतलब है। तो आपके पास यहाँ पर DG क्या होता है भाई, VDP माइनस का SDT। कैसे निकालते हैं हम पहले बात कर चुके हैं वैसे थर्मो के अंदर इसकी, लेकिन आपको बता देता हूं अभी मैं। अगर आपको यहाँ पर DG को निकालना है तो आप क्या लिखोगे, पहले आप पहले लिख दोगे यहाँ पर अपने DP और DT, क्योंकि इसके पास क्या है, P है और T है, तो आप क्या लिखोगे DP और DT। उसके बाद आप यहाँ पर चेक करो कि P से आपका एरो कहाँ जा रहा है भाई, आपका एरो जा रहा है V के ऊपर, और V के पास जा रहे हैं, P से दूर जा रहा है आपका एरो, दैट मीन्स आप क्या लगाओगे यहाँ पर, पॉजिटिव साइन लगाओगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर T है, T से आपका एरो इसके करीब आ रहा है, करीब आएगा तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर, नेगेटिव लगाओगे। कहां से आ रहा है, S से आ रहा है, दैट मींस क्या बन जाएगा, ये SDT बन जाएगा। सो योर DG इज व्हाट, योर DG इज VDP माइनस का SDT। ये आपने निकाला है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर। हमने यहाँ पे उसका क्या कर लिया, सीधा यूज कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं, जैसे ही मैं करूंगा प्रेशर को कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा भाई, DP बन जाएगा 0 के बराबर। और अगर आपका DP 0 के बराबर बन गया तो क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी del G एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S del T एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि आपके पास ये टर्म क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी 0 बन जाएगी। और अगर ये 0 बन गया तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, del G एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S del T एट कांस्टेंट प्रेशर। जब भी मैं किसी वेरिएबल को एक कांस्टेंट डिफाइन कर देता हूं तो आपका जो कंप्लीट D है वो डेरिवेटिव के अंदर, इनके डेल्टा के अंदर चेंज हो जाएगा। ये बात भी हम करते हैं थर्मो के अंदर। आई होप कि आप वो सारी चीजें सीख कर आए हो। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां से बोल दूंगा, अब इसको लिया इधर की तरफ, क्या बन जाएगा ये, del G अपॉन del TP इज इक्वल टू माइनस का S। और ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है, इस इक्वेशन को आप अलग से पढ़ते हो थर्मो के अंदर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ गिब्स आपने पढ़ चुके हो, आप उसको आप तो पढ़ चुके हो कि प्रेशर डिपेंडेंस भी आपके पास गिब्स के ऊपर कैसा होता है। भाई आपके पास जो G है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर। तो आप इस गिब्स फंक्शन का वेरिएशन पढ़ते हो टेम्परेचर के साथ भी और प्रेशर के साथ भी। दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ योर G इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का S। और आपके पास प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू योर V। ये सब बातें आप कहां करते हो, थर्मो के अंदर करते हो, तो प्लीज उसको देख लेना, वहां से आजकल आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपके पास बात होती है अगर आपके पास कोई भी एक स्पीसीज एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाएगी, लेकिन आपके पास केमिकल रिएक्शन है। अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में जहां जहां पर भी आपके पास ये G लिखा हुआ है, क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, लिख दोगे डेल्टा G। यहाँ पास क्या है S, आप लिख दोगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेल्टा S कर दोगे, ज्यादा कोई भी खास यहाँ पर चेंज नहीं आएगा। ये कैसे करते हो, क्यों करते हो, ये बातें भी कहां कर चुके हैं हम लोग, थर्मो के अंदर ही कर चुके हैं। सो योर डेल्टा S विल बी व्हाट, योर डेल्टा S विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डेल बाय डेल T ऑफ डेल्टा G एट कांस्टेंट प्रेशर। और आप निकाल चुके डेल्टा G आपस क्या होता है ये, दिस इज इक्वल टू माइनस का NFE, राइट। तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया इसको। अब आपके पास किसी भी रिडोक्स रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो तो भाई किसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेंगे, तो NB कांस्टेंट, FB कांस्टेंट, बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा ये, प्लस का NF। भाई एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, तो क्या बन जाएगा ये, प्लस का NF इनटू में del E अपॉन del TP। दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी योर डेल्टा S। इस चीज को आप प्लीज याद रखना, और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इस NF को लिया इधर, क्या बन जाएगा, डेल्टा S अपॉन NF इज इक्वल टू व्हाट, del E अपॉन del TP, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और आपको EMF का वेरिएशन देखना है टेम्परेचर के साथ। बिल्कुल डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, नेट के अंदर, कि डेल्टा S अपॉन NF किसके बराबर होता है ना, किसके बराबर होता है। और 4 आपके पास क्या थे, ऑप्शंस थे, जिनमें से आपके पास क्या था, एक आपके पास था ये वाला, जस्ट आपको टिक करना था और आपको आगे बढ़ना था। तो क्वेश्चंस तो यहाँ से इजी आते हैं, बशर्ते आपने सारी चीजें पढ़ रखी और आपने उनको समझ रखा हो, राइट। सो दिस इज योर डेल्टा S इज इक्वल टू व्हाट, प्लस NF इनटू में del E अपॉन del TP। अब इस चीज को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF बोल देते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, कभी कभी स्टेटमेंट के अंदर वो टेम्परेचर कोफिशिएंट का वर्ड यूज कर लेगा भाई
भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ लिख देता हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, इसको लिख लो अपने नोट्स के अंदर कि हम कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ भी इसको बोल देते हैं। क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कैसे यहाँ से आते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एन एफ, डेल्टा एस अपॉन एन एफ इज इक्वल टू व्हाट, E2 माइनस E1 अपॉन में T2 माइनस T1। ये हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, सिर्फ इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। आपके पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा एस है इज इक्वल टू एन एफ इंटू में डेल ई अपॉन डेल टी पी है, तो बस ई वाले पार्ट को रख लो एक तरफ, टी को लिया उधर, तो क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी डेल ई इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एन एफ इंटू में डेल टी। अब टेम्परेचर के चेंज होने पे हम ये मानकर चलते हैं कि आपके पास जो डेल्टा एस है इसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, और अगर ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, ये आपको मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर, और अगर आपके पास ऐसा है तो आप इस डेल्टा एस को भी और इस एन एफ को भी दोनों को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो मैंने उसको बाहर निकाला हुआ है, तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई, इंटीग्रेशन डेटा पास क्या होता है, दिस इज इक्वल टू टी, यहाँ पास क्या है T1 है, यहाँ पास क्या T2 है, यहाँ पास क्या आएगा T1 आएगा, यहाँ पर T2 आएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी T2 माइनस का T1। तो मैंने इसको सोल्व कर दिया यहाँ पर ऐसे, दिस विल बी व्हाट, यहाँ पास क्या है T1 टेम्परेचर के ऊपर ईएमएफ क्या है, E1 है, T2 के ऊपर पास क्या है, E2 है, तो मैंने लिख दिया E2 माइनस का E1 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एन एफ इंटू में T2 माइनस T1। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक आप इसको लिख सकते हो ऐसे, दैट E यानी कि EMF एट T2 टेम्परेचर विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको लिया उधर की तरफ, क्या बन जाएगा ये, E एट T1 टेम्परेचर प्लस का डेल्टा एस अपॉन एन एफ इंटू में T2 माइनस T1। किसी फॉर्म में इक्वेशन को आप याद कर लो, बस याद करना है, आपके पास इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा कि अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर ईएमएफ पता है तो दूसरे टेम्परेचर को निकाला जा सकता है, अगर आपको उस रिएक्शन का डेल्टा एस पता हो और आपके पास वहां पर कितने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हो, तो आप इस इक्वेशन यूज कर दूसरे टेम्परेचर के ऊपर भी आप अपने ईएमएफ को निकाल सकते हो। अब थोड़ा चलते हैं आगे और डेल्टा एच को भी निकाल लेते हैं भाई। आपको पता ही है, क्या पता है आपको, दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एस भी आ चुका, डेल्टा जी भी आ चुका, तो डेल्टा एच निकालना काफी इजी हो गया। ये क्या बस क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी डेल्टा जी प्लस का टी डेल्टा एस, यहाँ मैंने पुट कर दिया इसको माइनस का एन एफ ई, यहाँ मैंने पुट कर दिया इसको, बन जाएगा ये टी इंटू में यहाँ पास क्या है प्लस का एन एफ इंटू में डेल ई अपॉन डेल टी पी, तो मैंने उसको एज इट इज पुट कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, इस एन एफ को मैंने लिया यहाँ पर कॉमन, तो क्या बन जाएगा भाई, एन एफ आप गया बाहर, तो ये बन जाएगा टेम्परेचर एज इट इज, डेल ई अपॉन डेल टी पी एज इट इज, और यहाँ क्या बन जाएगा पास माइनस का E, तो ये यहां पे मैंने लिख दिया इसको एज इट इज। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ योर डेल्टा H। और मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज यहां पर डेल्टा G को याद रखिएगा, डेल्टा S को याद रखिएगा, और आप इस इक्वेशन का यूज कर डेल्टा H को एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर ही निकाल सकते हो। इस डेल्टा H के ऊपर आपके पास एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था CSIR नेट के अंदर, और आपको यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया था EMF का, आपको E भी दिया था, और आपको इक्वेशन भी दी थी, यानी कि आपको N भी दिया था, बस आपको वैल्यूज को पुट करना था। क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं अभी, डोंट वरी, है ना। अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन तो हम करते ही हैं। आई होप कि आपको ये वाली बात पता चल गई होगी, लेकिन उसके पहले जरा सीपी को भी देख लेते हैं। सीपी आपस क्या होता है भाई, सीपी इज बेसिकली dq अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई सी क्या है, सी है हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को मैं जब कोई हीट दूंगा तो उस हीट की वजह से कितना टेम्परेचर में चेंज आ गया, उसके रेशो को मैं क्या बोलता हूँ, हीट कैपेसिटी बोलता हूँ। अब क्योंकि मैं सब चीजें कर रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, और जब भी मैं हीट दूंगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो मैं उस हीट कैपेसिटी को क्या बोलता हूं, सीपी बोलता हूं। दैट्स इट। तो आपका सीपी क्या बन जाएगा, dq by dt at constant pressure, this will be equivalent to what, from second law of thermodynamics you know that your dq is what, your dq is t delta s, t को निकाल दो बाहर, del s by del t। अब आप निकाल चुके हो भाई, आपके पास ये आपके पास क्या है, del s है, आपके पास क्या है, del t है। ये आपके पास है जब आपके पास कोई एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर गया, लेकिन फॉर केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल चीज है, यहां पे आ जाएगा डेल्टा Cp इज इक्वल टू व्हाट T, यहां पे आ जाएगा भाई डेल ऑफ डेल्टा S आ जाएगा, और डेल्टा S आप लोग अभी अभी निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू मैंने यहां पर बस पुट की हुई है। तो क्या बन जाएगा ये, डेल्टा Cp एज इट इज, T आपका एज इट इज, डेल बाय डेल टी आपका एज इट इज, और डेल्टा से आपके पास क्या होता है, NF डेल ई बाय डेल टी पी, और यहां मैंने बाहर क्या लगा दिया, पूरा की पूरा कांस्टेंट प्रेशर जो आपके पास यहां पर था वो मैंने यहां पर लगा दिया। तो ये बन गया आपके पास क्या, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके पास किसी भी रिएक्शन के लिए N भी कांस्टेंट रहेगा, F भी कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस आप इसको यहां से बाहर निकाल सकते हो। क्या बन जाएगा आपके पास फिर ये बन जाएगा डेल्टा Cp इज इक्वल टू NFT, पहले से बाहर था, और ये क्या बन जाएगा पास
डबल डिफरेंशियल ऑफ ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर आपको ये चीज़ गिवन होगी, जो कि जनरली गिवन होती है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप वहाँ से डेल्टा सीपी को भी निकाल सकते हो, बशर्ते आपको क्या पता हो, केमिकल इक्वेशन पता हो जिससे आप एन निकाल लो, और आपको क्या पता हो, आपको टेम्परेचर पता हो जिससे आप उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर डेल्टा सीपी को आराम से निकाल पाओ। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे सैंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया लेकिन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल ही होते हैं। क्वेश्चन क्या है, द ईएमएफ ऑफ द सेल पीबी, सॉलिड से कहाँ जा रहे हो आप, PbCl2 एक्वस, डबल आपके पास यहाँ पर बार है EgCl एक्वस, यहाँ पे क्या आपके पास Ag सॉलिड है। तो जब फेज चेंज हो रहा है तो सिंगल डंडा आएगा, जब आप पास एनोड से आप जा रहे हो कैथोड के अंदर, आप पास क्या आएगा यहाँ पर डबल डंडा, यानी कि सॉलिड ब्रिज आएगा। वो सब चीज़ें आपको पहले से पता है, आपने सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपने वो सीख लिया है। सो द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये आपके पास सेल गिवन है एट 300 केल्विन इज 0.50 वोल्ट इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, देखिए ऐसे दे देगा आपको, क्या दे देगा आपको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, यानी कि उसने आपको क्या दिया है, उसने आपको दिया है डेल ई अपॉन में डेल टीपी, उसने आपको डायरेक्टली यही दे दिया है। इज व्हाट इज -2 इंटू में 10 की पावर -4 वोल्ट पर डिग्री। आप यहां पर समझ सकते हो यूनिट से भी, आपके पास ये क्या है, वोल्ट है, ये आपके पास किसकी यूनिट होती है, यहाँ पास होती है ईएमएफ की, यहाँ पास यहाँ पर क्या है, डिग्री है, यहाँ पास किसकी होती है भाई, टेम्परेचर की। तो आपको क्या गिवन है, कुछ ना कुछ E/T ही गिवन है। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर डेल ई अपॉन डेल टीपी। कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर डेल्टा एच को भी और डेल्टा एस को भी फॉर दिस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन। आपको यहाँ पर सेल रिएक्शन भी गिवन है। तो अगर आपको यहाँ पर ये सेल रिएक्शन ना भी गिवन होती तो आप यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन से अपनी सेल की इक्वेशन को कैसे लिखते हो, आपको वो चीज़ तो आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको गिवन है तो आप इसका यूज़ कर लो। वीडियो को अभी थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हो, उस क्वेश्चन को कर देखिएगा कि आपके पास डेल्टा एस क्या आएगा, डेल्टा एच क्या आएगा। हालांकि मैंने सोल्व किया हुआ है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं इसका आंसर क्या है भाई, है ना, सिंपल चीज़ है ये। आपके पास इक्वेशन यहाँ पर क्या है, Pb प्लस 2AgCl गिव्स PbCl2 प्लस का 2Ag। एंड आई होप कि आप देखते पहचान पा रहे हो कि यहाँ पर बस क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर मैं इसको चेक करूँ फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो से भी कर सकता हूँ। यहाँ पास क्या होगा, 0, क्यों भाई, आपके पास ये क्या है, अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर है। यहाँ पास क्या है, PbCl2, इसके पास क्या होता है, -1, यानी कि -1 एक के लिए, -1 दूसरे के लिए भी, तो आप पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2। तो आप जा रहे हो यहाँ पर क्या, 0 से +2 के अंदर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर लॉस हुआ होगा। दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड हेयर। तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, n के पास यहाँ पर निकल जाएगी 2, राइट। तो आप पास डेल्टा जी आपके पास क्या होता है भाई, माइनस का NFE, E आपको गिवन है, F आपको पता होता है, n के आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 पुट कर दी है, तो वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास आंसर क्या निकल जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू -96500 जूल, राइट। सो आपके पास अब डेल्टा एस क्या होगा भाई, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, प्लस NF डेल ई अपॉन डेल टीपी। तो ये आपको गिवन है, n आपने निकाल लिया, F की वैल्यू पता होती है आपको, तो वैल्यू को पुट कर दो। ऐसे कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ वैल्यूज को पुट किया हुआ है। इसका आंसर किस में निकलेगा भाई, जूल पर केल्विन के अंदर निकलेगा। क्या निकलेगा, -38.6। अब आपने डेल्टा जी निकाल लिया, डेल्टा एस निकाल लिया, डेल्टा एच आप इजिली निकाल सकते हो, क्योंकि आपका डेल्टा एच क्या होता है भाई, डेल्टा जी प्लस का टी डेल्टा एस होता है। तो इसकी वैल्यू को पुट करो, इसकी वैल्यू को पुट करो, आंसर निकाल लो। टी भी आपको गिवन है एट 300 केल्विन, तो मैंने यहाँ पुट किया हुआ है, आपका आंसर आ जाएगा -108080 जूल। अब यहाँ पर जब मैं इनकी वैल्यूज को पुट करूंगा तो यूनिट्स का कैसे ध्यान रखूं भाई, तो यूनिट्स के लिए बस आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, दैट योर 1 जूल इज इक्वल टू CV, है ना, J इज इक्वल टू व्हाट, J इज इक्वल टू CV, बस इसको ध्यान रख लीजिए आप, 1 जूल इज इक्वल टू CV। अब ये मैंने आपको बताया यूनिट कन्वर्जन J इज इक्वल टू CV, या फिर आप बोल सकते हो इसको VC भी। अब इन यूनिट का यूज कर आप यहाँ पर सारी वैल्यूज की यूनिट का पुट कीजिएगा और देखिएगा कि आपके पास यूनिट सही से निकल कर आ रही है कि नहीं निकल कर आ रही है। बहुत ईजी है, आप बस पुट कीजिए, आप लोग बड़े आराम से इसको समझ पाओगे। एक बार अगर आपने पुट कर लिया तो आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन आप करोगे उसके अंदर कभी भी गलती नहीं करोगे। सो 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट इज इनटू में 1 कूलम, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। और यहाँ पास क्या होता है भाई, फैराडे कौन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कूलम पर मोल में इसकी यूनिट होती है, दिस इज योर मोल, है ना, दिस इज योर वोल्ट। तो CV इज इक्वल टू व्हाट, CV इज इक्वल टू जूल। तो आपका आंसर किसमें निकल कर आ रहा था, ये जूल के अंदर ही आपका आंसर निकल कर आ रहा है। तो इन चीज़ों का बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट्स क्या क्या है चीज़ों में आपके पास, तो आप बड़े आराम से चीज़ों को, क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं, और आगे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं एक और चीज़, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ K इक्विलिब्रियम। अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे डेल्टा एच के, लेकिन बस एक बार फॉर्मुला और देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ K इक्विलिब्रियम। ईजी फॉर्मुला है, हमें पहले सब कुछ पता ही होता है। वी नो द टू रिलेशंस, क्या पता है हमें, दैट डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू व्हाट, -NF E नोट सेल। एंड आपको ये भी पता है दैट डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू व्हाट, -RT ln K इक्विलिब्रियम। ये आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 11वीं 12वीं से। अब मैं सिर्फ इन दोनों को करूंगा इक्वेट, तो क्या बन जाएगा भाई, आपके पास बन जाएगा यहाँ पर माइनस का NF E नोट सेल इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का RT ln K इक्विलिब्रियम। तो मैंने क्या किया है भाई, मैंने कर दिया इन दोनों को इक्वल पुट, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपके पास निकल जाएगा log ऑफ K
इक्विलिब्रियम है ना, log of k इक्विलिब्रियम मैंने पहले क्या किया है भाई, मैंने पहले इस ln को कन्वर्ट किया है log के अंदर। कैसे करता हूँ, 2.303 से मल्टीप्लाई कर माइनस से कट जाएगा यहाँ पर माइनस, तो क्या निकल जाएगा पास यहाँ पर log of k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NFE नोट सेल डिवाइड बाय 2.303 RT। और क्योंकि ये सारी चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर हो रही है, और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए आपने एक वैल्यू याद की है, कहाँ याद की थी, नट्स इक्वेशन के अंदर। क्या आपने यहाँ पर याद किया है, आपने वहां पर याद किया था दैट 2.303 RT अपॉन F इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0.0529। इसको भी आप वहां पर याद करते हो, तो मैं यहां पर उसका यूज कर लूंगा। मैं पहले लेकर आया हूं इस F को उठाकर कहां पर, नीचे, तो आप इसकी ये बस क्या बन जाएगा भाई, दिस विल बी इक्वल टू 0.0529। इसकी वैल्यू कर दो पुट, तो बन जाएगा बस फॉर्मूला छोटा, क्या बन जाएगा फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला बन जाएगा log ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NE नोट सेल डिवाइड बाय 0.0591, या फिर 592 भी, आप 592 भी बोल सकते हो, इसका आपको 592 था ये, है ना। तो वैल्यू देख लेना आप क्या होती है इसकी, वो आप यहाँ पर आराम से इजीली पुट कर सकते हो। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर भाई, 1 अपॉन में 0.0591 की वैल्यू को भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी तो कॉन्स्टेंट है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी इक्वल टू 16.92। तो आप चाहो तो ये वाली फॉर्म याद कर लो, आप चाहो तो ये वाली फॉर्म याद कर लो, दोनों ही फॉर्म आपके लिए ही हैं, कोई भी याद कर लो। क्वेश्चन आया तो जनरल आपको क्या देगा चलेगा भाई, आपको ई नोट सेल दे देगा, या फिर वो आपको सेल दे देगा, वहां से आप निकाल लेना ई नोट सेल, आप इक्वेशन से निकाल लेना n, वहां से आप निकाल सकते हो अपने क्या, log के इक्विलिब्रियम को। उसके बाद जस्ट आपको एंटी log लेना है, या फिर आप यहाँ पर 10 की पावर में भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। जनरली आपका जो ऑप्शंस आएंगे वो 10 की पावर के अंदर ही आएंगे। हम करेंगे अभी क्वेश्चंस, कैसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपके पास दैट कैलकुलेट करना है आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF इफ द EMF यानी कि E जो आपका वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ एज E इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। इसको सॉल्व करके देखो। अभी आप लोग वीडियो को पॉज कर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है E इज इक्वल टू आपको निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है डेल ई अपॉन में डेल टी। आपको ये चीज़ निकालनी है एट कांस्टेंट प्रेशर। हालांकि यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं की है तो कोई बात नहीं, प्रेशर वैसे भी कांस्टेंट यहाँ पर, P आपके पास यहाँ पर है भी नहीं। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको निकालना है डेल बाई डेल टी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 2। अब आपको पता है कि आपके पास जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हो दैट इज व्हाट, दैट इज ए लीनियर ऑपरेटर। और अगर वो एक लीनियर ऑपरेटर है तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। तो आप कैसे लिखोगे इसको आप लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर, है ना, प्लस करोगे डी बाई डी टी ऑफ 3t, प्लस करोगे डी बाई डी टी ऑफ 2। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपने अच्छे सीखा है कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करते हो। और आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग क्वांटम के स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लो। ये बड़ा सिंपल सा आपके पास क्या डिफरेंशिएशन है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10t। ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई 3 के बराबर, एंड दिस विल बी व्हाट, ये तो कांस्टेंट है, आपके पास क्या बन जाएगा 0। आपके पास आंसर क्या निकल गया यहाँ पर 10t प्लस का 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कभी भी आ सकता है, अभी तक नहीं आया है बट आने वाले टाइम के अंदर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, आपके पास एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, CSIR नेट 2022, अभी बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, फॉर द सेल, आपको एक सेल गिवन है CdCl2 डबल बार AgCl Ag, आपको E नोट सेल गिवन है यहाँ पर 0.675 वोल्ट, एंड डेली अपॉन डेल टी पी भी आपको गिवन है -6.5 × 10 की पावर 4 वोल्ट पर केल्विन के अंदर एट 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, डेल्टा H पूछ रहा है डेल्टा H, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा G को भी और डेल्टा S को भी, क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेंगे आप डेल्टा H को निकाल नहीं पाओगे। यानी कि बेसिकली आपसे वो सारी ही चीज़ें निकलवा रहा है, लेकिन सब कुछ उसने ऑलरेडी गिवन है, सब उसने दे रखा है आपको, जस्ट आपको वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करना था। यहाँ पर पास क्या है भाई 4 ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को कर देखिएगा, वीडियो को पॉज कर सकते हो। बाकी मैंने तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका लिखा हुआ है, आपके पास सेल रिएक्शन है, एंड फ्रॉम दिस सेल रिएक्शन यू कैन इजीली से दैट आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कैडमियम जा रहा है 0 से कहाँ पर +2 के अंदर, दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि आपके पास क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई है 2। तो डेल्टा H बेसिकली आपके पास क्या होता है भाई, माइनस का NFE नोट सेल, यहाँ पास क्या है डेल्टा G है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर T, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेल्टा S। तो सब आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, तो सबको निकाल लो। सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पर, ये रहा आपके पास n, ये रहा आपके पास f, ये आपको गिवन है, दिस इज योर n, दिस इज योर f, दिस इज योर टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, एंड ये भी आपको गिवन है -6.5 × 10 की पावर 4 वोल्ट पर केल्विन। तो बड़े इजीली आप इसको निकाल सकते थे, है ना, सिर्फ आपको वैल्यूज को पुट करना था, एंड योर डेल्टा H विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू -168 किलो जूल पर मोल। भाई ये आपके पास क्या निकलेगा
निकलेगा, ये निकलेगा -168,000 जूल पर मोल। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, इसको किलो जूल के अंदर बस कन्वर्ट किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को आपको किस तरीके से निकालना है। एंड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दैट 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट, CV, यानी कि 1 कूलम इनटू में 1 वोल्ट। इसको याद रख लोगे तो यूनिट कन्वर्जन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और क्वेश्चन भाई देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको आपको करना है। वैसे तो इस कोर्स के अंदर ही मैं ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज़ इसको कर देखिए। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या है, कंसिडर द सेल Zn2 प्लस, आपके पास यहाँ पर क्या है Fe3 प्लस Fe2 प्लस Pt सॉलिड। ई सेल आपको गिवन है यहाँ पर 1.71 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। द K इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन इज, आपने भी पढ़ा है यहाँ पर दैट आपके पास K इक्विलिब्रियम को कैसे निकालते हो फ्रॉम ई नोट सेल, है ना। फॉर्मूला आप देख चुके हो, इनका रिलेशन आपस क्या होता है वो आप देख चुके हो, तो उसी का आपको यूज़ करना है यहाँ पर, है ना। और उसके बाद वो क्या निकालना है यहाँ पर, K इक्विलिब्रियम को निकालना है। अब उसने तो आपको भाई एग्जाम के अंदर, आपके पास क्वेश्चन एग्जाम का है नेट 2013 का, वो एग्जाम के अंदर आपको बार बार रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है और आपको सेल की इक्वेशन भी दे रहा है। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से ही इक्वेशन एटलीस्ट लिखनी आती हो, तभी आप और भी फास्टली क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। हालांकि आपके पास अगर गिवन है तो आप इसका यूज़ कर लो भाई। ये रही आपके पास इक्वेशन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है बस, यानी कि एन की वैल्यू निकाल लो, बाकी सब तो गिवन ही है और एन भी आपको यहाँ से जो है वो साफ साफ दिख ही रहा है, राइट। तो सब कुछ गिवन है, आई होप कि आप इसको कर पाओगे। इसका तो सही आंसर आपके पास क्या है, यहाँ पर जो भी इसका सही आंसर है हम ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर कर चुके हैं। आई होप कि आपको याद हो कि हमने इसको कैसे किया था, उसका सोल्यूशन मैं आपको कराया है, तो इसको कर देखिएगा। जो भी आपका इसका आंसर निकल कर आया उसको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट जरूर करना है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कुछ मेजर चीजें आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। जैसे कि आपने अभी निकाला है K इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर आपके पास किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है, तो वहां पर वो K इक्विलिब्रियम की जगह स्टेबिलिटी कांस्टेंट का यूज करता है, यानी कि K उसको बोल देगा KSP, यानी कि K स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल देगा, या फिर KF बोल देगा, K फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल देगा। तो उसके क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बात करेंगे। एंड फिर हम लोग चलेंगे आगे और बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल की भी। सो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे अकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।